हेलो विद्यार्थियों। चलिए 11th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था मात्रक एवं विमाएं, उसमें हमने कुछ एक क्लासेज पहले देख ली थी। विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लिए थे, मात्रक के बारे में कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विमाओं के अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है? विमाओं के अनुप्रयोग। उससे पहले हमने लंबाई के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ी थी। प्रत्यक्ष विधि के अंदर हमने तीन मात्रक पद्धतियां पढ़ी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई एक मीटर स्केल के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं लंबाई का, वर्नियर कैलिपर्स और उसके साथ स्क्रू गेज। और जो दूसरी थी उसमें हमने अप्रत्यक्ष विधियां, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले तो प्रतिध्वनि विधि, उसके बाद लेजर और रडार विधि और सोनार विधि। तो आज हम पहले उन विधियों को देख लेते हैं किस किस काम में आती है और कैसे कैसे प्रत्यक्ष रूप से मापन उनके द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से मापन उनके द्वारा किया जाता है। चलिए भाई, तो मापन की सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों में सबसे पहले जो विधि है भाई वो है अपनी प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि, देखिए अगर मान लो यहां से इधर कुछ दूरी पर एक दीवार है, क्या है? एक दीवार है, और यहां मान लो कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी यहां से आवाज देता है, तो ये आवाज इस दीवार तक जाएगी और यहां से टकराने के बाद वापस यहां तक आएगी। तो हम जानते हैं भाई कि जो दूरी है वो दूरी क्या होती है? दूरी होती है आपकी समय गुणा चाल। चाल मान लो आवाज v वेग से गई है, किस वेग से गई है? v वेग से, तो दूरी हो जाएगी d प्लस डी, यानी दूरी इस व्यक्ति के द्वारा बोली गई दीवार तक गई और दीवार से फिर टकरा कर वापस आ रही है, तो यहाँ दूरी हो जाएगी d प्लस डी, और वो बराबर हो जाएगी चाल v गुणा में समय है t, यानी t समय में एक ध्वनि जो है वो वहां तक जाती है और दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 2d बराबर v गुणा टी, और d बराबर v गुणा टी अपॉन में 2, यानी कि प्रतिध्वनि के द्वारा अगर हमें कोई एक दूरी निकालनी है तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई ये जो ध्वनि जा रही है वो किस वेग से जा रही है, कितने समय पश्चात वहां से टकराने के बाद पुनरावृत्ति हमें सुनाई देती है। मान लो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके से। अच्छा, इसमें जो वेग होगा भाई, वेग वो हो जाएगा ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना, v का मान जो है वो कितना रहेगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका ये, जैसे एक व्यक्ति की आवाज, एक व्यक्ति की आवाज किसी दीवार से टकराने के पश्चात, देखो ये दीवार भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकता है। जैसे हम पहाड़ों में जाके अगर आवाज़ लगाते हैं हलो, और उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है हलो 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 करके, ऐसे धीरे धीरे आवाज़ आती है, 2-3 बार सुनाई देती है, इसका मतलब वो प्रतिध्वनि प्राप्त हो रही है। यानी जो किरणें, जो तरंगे जो निकली है वो पहाड़ों से टकराने के पश्चात वापस हमें सुनाई देती है, उसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो एक व्यक्ति की आवाज़ किसी दीवार से टकराने के पश्चात उसकी प्रतिध्वनि 10 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। कितने सेकंड पश्चात सुनाई देती है बच्चों? 10 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। व्यक्ति तथा दीवार के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? व्यक्ति तथा दीवार के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए देखिए, जो व्यक्ति, हमें तो दूरी ज्ञात करना है डी, और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था भाई v गुणा टी अपॉन में 2। वेग, हम ध्वनि की बात कर रहे हैं, ध्वनि यहाँ से जा रही है, उसकी प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे रही है, इसका मतलब जो वेग होगा वो किसका होगा? ध्वनि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ध्वनि का। उसको हम लिख देते हैं 332, और समय कितना है? 10, डिवाइड कर देते हैं 2 से। देखिए ये 5 बार कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 दूनी
10, फिर 1 बच गया 15 और 1 16, फिर 1 बच गया 1660 मीटर। यानी हम कह सकते हैं जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 1660 मीटर। तो प्रतिध्वनि से हम अप्रत्यक्ष रूप से दूरी निकाल सकते हैं। यानी हमने या किसी भी वस्तु ने, उपकरण ने, किसी व्यक्ति ने यहाँ से जो आवाज़ दी, वो आवाज़ वहाँ जाकर जिस किसी भी वस्तु से टकराकर वापस उस व्यक्ति तक आती है, तो वो समय हमें पता होना चाहिए, और उस समय के आधार पर हम उस दीवार और जो भी उपकरण है, व्यक्ति है जिसके द्वारा वो आवाज़ लगाई जा रही है, उन दोनों के मध्य की दूरी हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये है प्रथम अप्रत्यक्ष विधि द्वारा दूरी ज्ञात करने का तरीका, जिसे हम प्रतिध्वनि तरीका कहते हैं। फिर अगला इसके बाद में दूसरा जो तरीका है बच्चों, उसको कहते हैं सोनार विधि। कौन सी विधि कहते हैं? सोनार विधि। देखिए सोनार विधि किस काम में आती है? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए सोनार विधि जो है वो किस काम में आती है। तो सोनार विधि बच्चों समुद्र की गहराई मापने के काम आती है, तरंगों के आधार पर चलती रहती है। किस आधार पर चलती है? तरंगों के आधार पर। काम में क्या आती है? समुद्री गहराई मापने में उपयोगी है। किस में उपयोगी है बच्चों? समुद्री गहराई मापने में उपयोगी है। दूसरी बात, जो तरंगें समुद्र में चलती है, पानी की जो तरंगें हैं, उनकी जो चाल है पानी में, वो होती है भाई साहब 1440 मीटर प्रति सेकंड, या ये लगभग काम में लेते हैं 1450 मीटर प्रति सेकंड। अगर क्वेश्चन आएगा आपके, तो क्वेश्चन में आपको इनकी चाल दे रखी होती है, वही हमें काम में लेना है। ये लगभग मान है, इस यहाँ पर जो मैंने ये लिखा v का मान है लगभग, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा किस में काम आती है? समुद्री गहराई मापने में। पनडुब्बियों की गहराई में भी काम आती है, की गहराई मापने में। पनडुब्बी कितनी गहराई पर है, उसकी गहराई मापनी है, तो भी हम सोनार विधि का प्रयोग ही करते हैं। तो ये चीज आपके समझ आ जानी चाहिए। दो विधियां हमने पढ़ ली, एक तो प्रतिध्वनि विधि और दूसरी हमने पढ़ ली सोनार विधि। अगले तरीके की ओर चलता हूं। तीसरा जो पार्ट है बच्चों, वो होता है लेजर विधि। कौन सी विधि? लेजर विधि। हमें सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए किस काम में आती है। देखिए लेजर विधि जो है वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होती है। प्रकाश के परावर्तन पर। ये सारी की सारी वो विधियां हैं जिनके द्वारा हम अप्रत्यक्ष रूप से दूरियां ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग चीजों की। तो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है कौन सी? लेजर विधि। प्रकाश के परावर्तन पर आधारित हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय उस दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा पर अगर वो प्रकाश टकराकर पूर्ण रूप से वापस उसी माध्यम में लौट के आता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। और ये जो लेजर विधि है प्रकाश के परावर्तन पर ही आधारित है। इसमें जो v का मान होगा, जब बात ही प्रकाश की हो रही है, तो प्रकाश के चाल की हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूरी का जो फॉर्मूला हमें काम में लेना है वो वही लेना है, v × t/2। यहाँ v है प्रकाश का वेग, t कितने समय में वो लौट कर या परावर्तित होकर वापस आ रहा है, और d क्या है? उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, जहां से प्रकाश हम दे रहे हैं और जहां से टकरा कर वापस आ रहा है, उन दोनों के मध्य की दूरी जो हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो ये लेजर विधि होती है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होती है। काम क्या आती है? खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करना। खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करना। इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। खगोलीय पिंड जैसे बहुत सारे पृथ्वी में उपस्थित तारे हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी, ऐसे बहुत सारे पिंड जो गैलेक्सीज में उपस्थित हैं, उनके मध्य की जो दूरी ज्ञात करनी है उसको हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? प्रकाश लेजर विधि से ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि से? लेजर विधि से ही ज्ञात करते हैं। हाँ भाई, तो ये हो गई लेजर विधि। उसके बाद में अगली विधि जो है चौथी,
रडार विधि। कौन सी विधि है? रडार विधि। देखिए ये भी प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, प्रकाश के परावर्तन पर है तो चाल भी प्रकाश वाली काम आएगी। और दूसरी बात ये कि रडार विधि जो है वो काम में ली जाती है वायुयानों की स्थितियां जानने के लिए। किन की स्थितियां? वायुयानों की स्थितियां। सुरक्षा रूप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है वायुयानों की स्थितियां जानने के लिए। स्थितियां जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं भाई? रडार विधि का प्रयोग करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये 4 विधियां थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं भाई। पहली जो प्रत्यक्ष विधि है जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले मीटर स्केल, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और उसके बाद स्क्रू गेज। ये तो हमारे पास 3 प्रत्यक्ष विधियां थी दूरी मापने की। और उसके बाद में हमने पढ़ा था अप्रत्यक्ष विधियां जिसमें सबसे पहले प्रतिध्वनि, लेजर, सोनार और रडार विधि थी। चलिए ये इतना सा काम हो गया। तत्पश्चात हम पढ़ते हैं भाई इनका विमीय विश्लेषण है, विमीय समांगता सिद्धांत। हमारा जो नया टॉपिक है बच्चों वो है विमीय समांगता सिद्धांत। देखिए विमीय समांगता सिद्धांत में क्या होता है? विमीय समांगता सिद्धांत में हम किसी एक समीकरण को पुट करते हैं, समीकरण की विमाएं लिखते हैं, और यदि जो विमाएं हैं वो दोनों साइड की बराबर है, इसका मतलब है कि वो समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार परफेक्ट है, सही है। तो हमें विमीय समांगता सिद्धांत जो पढ़ना है वो एक क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। भाई विमीय समांगता सिद्धांत क्या होता है? जब हम कोई एक समीकरण लेंगे, समीकरण के दोनों LHS और RHS, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों की हम विमाएं लिखेंगे, और ये जो विमाएं हैं वो अगर बराबर हो जाती है, अंत में उनका दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है, विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार सही है। यही परिभाषा होती है, ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला यही है कि भाई अपने पास हमने ये पढ़ लिया था गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT। हम इसको पहले चेक करते हैं विमीय समांगता सिद्धांत से कि क्या ये विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है या विमीय समांगता सिद्धांत की विमीय समांगता सिद्धांत से सही साबित होती है। तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले जो v है वो अपने पास होता है इसमें अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। देखिए अंतिम हो प्रारंभिक हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है कि भाई वेग है। क्या है? वेग है। ए यहाँ पर क्या होता है? त्वरण होता है। और इन सब की विमाएं हमें पता होनी चाहिए। टी यहाँ पर क्या है बच्चों? समय है। टी क्या है? समय। तो सबसे पहले मैं वेग की विमा लिखता हूं। किसकी विमा लिखता हूं? वेग की। आइए वेग की विमा लिखते हैं। देखिए वेग की विमा होती है m0 L1 t-1 t-1। ये वेग की विमा हो गई v की, m0 L1 t-, यानी हम कहते हैं इसका जो मात्रक होता है वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर जो लंबाई है L1 होगी ये प्रति सेकंड है, यानी t1 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। इधर u ये भी वेग ही है तो m0 L1 t-1। फिर प्लस में a त्वरण है। त्वरण वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर का तो क्या हो जाएगा भाई? m0 द्रव्यमान तो नहीं है, मीटर लंबाई है, एक बार प्रति सेकंड स्क्वायर है तो -2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। चलिए इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए पहले तो हम किसकी बात कर रहे थे? वेग की। भाई वेग का जो मात्रक है वो होता है भाई मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगर मैं विमा लिखता हूं तो v की जो विमा है वो हो जाएगी भाई मीटर यानी लंबाई L1 अपोन में सेकंड यानी समय t1। और जैसे ये t1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? L1 t-1। ये विमा हो गई। इसको हमने mlt की फॉर्म में लिखा तो m0 लिख दिया। m0 का मतलब यहां यह है कि द्रव्यमान इसमें नहीं आ रहा है,
द्रव्यमान है ही नहीं, उसकी पावर हमने क्या लिख दी, 0 लिख दी। इसका मतलब m की पावर 0 है, यानी इसका मान क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। क्या हो जाना है बच्चों, 1 हो जाना है, L1t-1। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं त्वरण की, तो त्वरण का जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसकी विमा लिखूंगा तो m तो 0 ही रहेगा, m को चलो बीच में लाते ही क्यों है, हम इसकी बात करें मीटर तो ये तो हो जाएगा L1 और सेकंड स्क्वायर है यानी T2। अब देखिए ये T2 जैसे ही ऊपर आएगा तो L1 और T-2 होगा, L1 और T-2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। वैसे ही हमने इनकी क्या रख दी, विमाएं रख दी हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर हमने त्वरण की रख दी और त्वरण के साथ में गुणा में कौन है, T। तो T की तो खुद की विमा, ये तो खुद मूल भौतिक राशि है, तो क्या हो जाएगी, T1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, T1। यहां तक चीजें समझ आ जानी चाहिए, इजी चीजें हैं, आसान सी चीजें हैं। अब देखिए मैं लिख देता हूं भाई m0 L1 T-1 बराबर में इधर आ जाएगा आपका m0 L1 और ये हो जाएगा T-1। इसको मैं सोल्व करूं तो यहां देखिए ये तो है m0 L1 और t तो -2 और t की पावर 1। देखिए अगर ये दिया हुआ भाई कोई दो चीजें गुणा में हो और उनकी जो घातें हैं वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m + n। अब देखिए t और ये t दोनों गुणा में है, इनकी घातें हम जोड़ देंगे, यानी t की पावर -2 और t की पावर प्लस का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहां हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए ये जो विमा है m0 L1 T-1 इसके बराबर है m0 L1 T-1 m0 L1 T-1। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। इसको समझो आप एक बार, फिर हम ट्राई करते हैं एक दूसरी और समीकरण लेकर उसको सही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए अब अगली समीकरण लेते हैं, दूसरी समीकरण में यहाँ रख देता हूँ बच्चों, जैसे कि मैंने रख दिया, मान लो दूसरी समीकरण है गति की S बराबर ut + हाफ AT²। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो आपका S है ये विस्थापन होता है। S क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है। ये जो आपका U है वेग होता है, T आप जानते ही वो समय है, और A यहाँ पर फिर से क्या आ गया, त्वरण आ गया। तो इन सब की हम विमाएं लिखेंगे। 1/2 यहाँ जो गुणा में है उसका हमें कोई काम नहीं करना है, कांस्टेंट है, पड़ा है, विमीय सूत्र नहीं होता है तो उसको छेड़ना नहीं है। चलिए मैं बाकी की चीजों की विमाएं पुट कर देता हूं। S विस्थापन है तो इसकी विमा में लिख दूं m0 L1। विस्थापन है तो लंबाई होगी, इसका मतलब क्या आ गया, L1 आ गया, और t समय भी इसमें नहीं है तो t0 हो गया। तो इसकी विमा तो या तो आप सीधी लिख दो L1 या हम लिख देते हैं m0 L1 T0, यानी ये विमीय सूत्र हो गया MLT के फॉर्म में। बराबर में u वेग है, वेग की विमा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी m0 L1 T-1, गुणा में है t तो ये फिर से आ जाएगा t1 समय है, प्लस में हाफ को पड़ा रहने दो, कोई लेना देना नहीं है, ए त्वरण है, त्वरण का हो जाएगा भाई m0 L1 T-2, ये विमा अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात की थी, और t की वापस हो जाएगी t1, t की विमा क्या हो जाएगी, t1 हो जाएगी। यहां तक देखिए क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार फिर देखने की कोशिश करें, इन्हें समझने की कोशिश करें। देखिए विस्थापन केवल दूरी होती है तो L की पावर आ गई, वेग L1 T1 आ गया, T केवल समय है, हाफ छोड़ो कांस्टेंट है A, L1 T-2 और T वापस क्या आ गई, T1 आ गई। मिलाइए इनको वापस, देखिए m0 L1 T0, ठीक है, बराबर में यहाँ तो m0 L1 और t देखो ये तो है -1 और ये +1। अभी हमने कहा कि जब ये बेस समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस में इधर भी आ जाएगा आपका m0 L1 T-2, क्या हो जाएगा, T-2, और साथ में कौन आ जाएगा भाई, T1 है साथ में, सॉरी हाफ AT² होता है,
80² होता तो T2 होगी, T1 नहीं होगी, T2। अब देखिए T-2 और +2 ये 0 हो जाएगी, तो ये भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पर। अब देखिए विमीय सूत्र, सभी के विमीय सूत्र समान है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यह समीकरण क्या करती है, विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है। समांगता छूट गया यहाँ पर, तो आप समझें कि यहाँ समांगता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समांगता लिखा हुआ है। तो विमीय समांगता सिद्धांत की क्या करती है, पालना करती है। यहाँ से आपको एक काम करना है, आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। एक समीकरण मैं आपको दे देता हूँ, तीसरी समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। पहले बता दूं कि ये भी समांगता सिद्धांत की पालना करेगी। आपको इसको प्रूव करना है कि किस तरीके से समांगता सिद्धांत की पालना ये करती है। ये इतना सा आपको काम करना है, इसको निकालना है। चलिए अब हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा इसी का विमीय अनुप्रयोग का ही दूसरा पार्ट है, उसमें हम विमीय अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। विमीय अनुप्रयोग में इसको मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि है ये विमीय अनुप्रयोग का ही पार्ट। विमीय अनुप्रयोग, देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन हमारा ये है कि ऊर्जा द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण द्वारा स्पष्ट कीजिए। विमीय विश्लेषण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, स्पष्ट करना है भाई। किसके द्वारा, विमीय विश्लेषण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये हमें समझना है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, अनुप्रयोग है किस तरीके से काम करता है वो चीज़ समझने की कोशिश करें। विमीय विश्लेषण द्वारा इसको हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखिए ये कह रहा है कि भाई जो ऊर्जा है E, जिसको हम लिखते हैं, वो द्रव्यमान और चाल, यहाँ मैं प्रकाश की ले लेता हूँ, प्रकाश की चाल पर निर्भर करती है। तो मैंने इसकी पावर ले ली, x और y मैंने लिख दिया भाई समानुपाती है। कैसे कैसे निर्भर करेगी, पावर अपने आप आ जाएगी। अगर ये द्रव्यमान के समानुपाती है तो समानुपाती रह जाएगी, और कितनी स्क्वायर के समानुपाती है, 2 गुणा के समानुपाती है, जैसा होना है वो उसके साथ अपने आप विमीय सूत्र में निकल के आ जाएगा। अगर ये कहेगा कि भाई ये व्युत्क्रमानुपाती है तो इसकी जो पावर है वो ऋणात्मक निकल के आ जाएगी। ऋणात्मक पावर निकल के आएगी, इसका मतलब ये किस में आ जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती में आ जाएगी। तो इस चीजों का अभी खुलासा हो जाएगा। सिर्फ हमें ये ज्ञात करना है कि भाई ये किस तरीके से इन पर निर्भर करती है। तो मैं यहां से ये समानुपातिक चिन्ह हटा देता हूं, एक कांस्टेंट लगा देता हूं k, तो ये हो जाएगा mx और c की पावर y। देखिए मैं विमीय विश्लेषण के रूप में विमाएं लिखता हूं। जैसे ही हमारे पास ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा होती है भाई m1 L2 T-2। k कांस्टेंट है, कोई भी नियत वैल्यू होगी, छोड़ दो इसको। m क्या यहाँ पर द्रव्यमान है, विमा हो जाएगी भाई m1 L0 T0, और इसकी पावर कितनी है, x है। पावर कितनी है, x है। फिर c चाल है प्रकाश की, तो चाल की विमा m0 L1 T-1, और पावर कितनी है, y, तो पावर लिख दिया मैंने कितनी, y। देखिए क्या होगा, m1 L2 T-1 बराबर m, इसको गुणा कर देते हैं अंदर x, ये गुणा होगा x0 से तो 0, T0 से तो 0। यहां गुणा करेंगे तो m0 Ly T-y हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए इनको हम जोड़ के लिख देते हैं, इन सब को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास होगा भाई m1 L2 T-2, और ये हो जाएगा, इधर जोड़ूंगा तो देखो m की पावर x प्लस 0, L की पावर 0 प्लस y, और T की पावर 0 माइनस y। और इसको भी हम सोल्व कर देते हैं तो m1 L2 T-2
इसके अलावा एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और टी की पावर माइनस वाई। अब हम इनकी तुलना कर देते हैं, अब इन दोनों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो देखिए एम की पावर 1 और एम की पावर एक्स, एम की पावर कितनी है, एक्स है, m की पावर x। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई x बराबर कितना है, 1 है। यहां देखिए l की पावर 2 और y, l की पावर y, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y बराबर कितना है, 2। तीसरा t की पावर -2 और t की पावर -y, तो -y बराबर -2, ये भी प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई x तो कितना है, 1 है, जबकि y कितना है, 2 है। x कितना है, 1 और y कितना है, 2। तो इसको जब मैं इसमें पुट करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा भाई e बराबर k कांस्टेंट है, m की पावर x 1 है और c की पावर y 2 है। कांस्टेंट का जो मान है वो लगभग 1 मान के चलते हैं यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि एम सी स्क्वायर, ई बराबर क्या हो गया, एम सी स्क्वायर। ये वही समीकरण प्राप्त हो गई जो आइंस्टीन जी ने दी थी, एक बहुत बड़ी समीकरण दी थी, बहुत कुछ इसमें समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने इस समीकरण की सहायता से बहुत ही ज़्यादा साइंस के सेक्टर में बहुत ही खतरनाक खोज की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भाई ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, शर्त यही है कि उसकी चाल जो है इस स्पीड से होनी चाहिए, यानी ऊर्जा द्रव्यमान में और द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये खोज जो है वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा परीक्षणों में, अलग अलग परीक्षणों में बहुत ज़्यादा काम आई। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, इसी बेस्ड एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ भाई। क्वेश्चन ये है कि बल जो है, बल द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण द्वारा समझाइए। हमें ये बताना है कि भाई ये इस पर निर्भर तो करता है, लेकिन विमीय विश्लेषण से बताता है कैसे निर्भर करता है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना है। देखिए बल जो है F से लिखते हैं, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। कितना निर्भर करता है, पावर ले लेते हैं x और y। बल की विमा लिख देते हैं, यहां से भी कांस्टेंट हटा दो, एक मान लेते हैं कांस्टेंट आया, और यहां हो गया x और y। चलिए मैं यहां बल की विमा लिख देता हूं m1 L1 T-2, और m जो है वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो m1 L0 T0, और इसकी पावर कितनी है, x है। ए त्वरण है तो त्वरण की विमा m0 L1 T-2 होगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये चीज़ें हम जानते हैं पहले से। चलिए फिर इनको आगे सोल्व करते हैं भाई। m1 L1 T-2, इधर आ जाएगा m की पावर x L0 T0, और ये हो जाएगा m0 L की पावर y T की पावर -2y। ये जो y था उसको मैंने अंदर गुणा कर दिया, क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया। ये तो आपको आता होगा मेरे ख्याल से, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। m1 L1 T-2, और इसको मैं अब सोल्व कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, m की पावर x L की पावर y और t की पावर -2y, और अब इन दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, कंपैरिजन कर देता हूँ। और जब दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो देखिए यहाँ से x बराबर 1 प्राप्त होगा, जबकि y बराबर भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 प्राप्त होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर भी f जो है वो हो जाएगा आपका ma, क्या हो जाएगा, ma। यही इसका विमीय विश्लेषण है कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, किस तरीके से निर्भर करता है, ये इनका विमीय विश्लेषण है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।